कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम ग्रेग और हैदर हैं। वे दोनों टूरिस्ट थे और एक ही हॉस्टल में रुके होने की वजह से उनकी अच्छी पहचान हो चुकी थी। वे अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने आए थे, लेकिन इस बार वे अपने ग्रुप से अलग होकर एक खास एडवेंचर का मजा लेना चाहते थे। इसी वजह से वे शार्क केज एक्सपीरियंस के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों टकर्स एक्सपीरियंस नाम की एक कंपनी के पास पहुंचते हैं, जो लोगों को शार्क्स के साथ रोमांचक अनुभव देने का दावा करती थी। लेकिन वहां पहुंचते ही वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पूरी जगह लगभग सुनसान थी। उन्हें वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसका नाम डेव था। डेव उन्हें बताता है कि टकर इस समय छुट्टियों पर है, इसलिए वह उन्हें कहीं नहीं ले जा सकता। लेकिन तभी अचानक टकर खुद वहां पहुंच जाता है। वह खुद को बोट का कैप्टन बताता है और कहता है कि वे ही इस पूरी जगह को चलाता है। हालांकि वह छुट्टियों पर था, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को समुद्र में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह उन्हें अपनी बोट में बैठाता है और समुद्र की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में बातचीत के दौरान टकर अपनी पुरानी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि बचपन में वह एक भयानक शार्क अटैक का शिकार हुआ था और उसके शरीर पर आज भी उस हमले के निशान मौजूद हैं। अपनी बात साबित करने के लिए वह उन्हें एक पुरानी अखबार की रिपोर्ट भी दिखाता है, जिसमें उस घटना का जिक्र किया गया था। टक्कर बताता है कि उसी दिन से उसे शार्क्स के प्रति एक अजीब सा जुनून हो गया। ये सुनकर हैदर कहती है कि उसके लिए ये काम करना कितना मुश्किल होता होगा। आखिर वह खुद शार्क अटैक से बचा था और फिर भी रोज उन्हीं खतरनाक जीवों के बीच काम करता है। हैदर तो यहाँ तक कहती है कि अगर वह उसकी जगह होती तो शायद दोबारा कभी समुद्र के पास भी नहीं जाती। लेकिन टकर मुस्कुराकर जवाब देता है कि उस हादसे में शार्क की कोई गलती नहीं थी। इतना कहने के बाद वह समुद्र में खून डाल देता है। कुछ ही देर में आसपास कई शार्क्स दिखाई देने लगती हैं। अब डाइविंग का समय आ चुका था। टकर ग्रेग और हैदर को एक मजबूत लोहे के पिंजरे में बंद करता है और धीरे धीरे उसे पानी के अंदर उतार देता है। उनके चारों तरफ खूंखार शार्क्स तैर रही थीं, जिन्हें देखकर हैदर घबरा जाती है और ग्रेग का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन फिर वो जैसे तैसे खुद को संभालती हैं और उस मजेदार अनुभव का आनंद लेने लगती है। इतने करीब से शार्क्स को देखना उनके लिए किसी सपने जैसा था। साथ ही उन्हें यह भी महसूस होता है कि हर शार्क इंसानों पर हमला नहीं करती। कुछ समय बाद दोनों सुरक्षित वापस बोट पर आ जाते हैं। वे अभी टक्कर को धन्यवाद ही कह रहे होते हैं कि तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। टक्कर बिना किसी चेतावनी के एक चाकू निकालता है और सीधा ग्रेग के गले पर वार करके उसे वापस समुद्र में धक्का दे देता है। ये देखकर हैदर जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन समुद्र के बीच उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था और यहीं से साफ हो जाता है कि टक्कर कोई साधारण इंसान नहीं है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम जेनिफर को देखते हैं। जेनिफर अमेरिका से आई हुई एक युवती थी, जिसे सर्फिंग का बहुत शौक था। एक दिन सर्फिंग करने के बाद वह गोल्ड कोस्ट के पास मौजूद एक दुकान में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात मोजेस नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है। मोजेस अपनी कार के लिए एक जरूरी केबल ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह जेनिफर से मदद मांगता है, लेकिन जेनिफर लोगों से दूरी बनाकर रखना पसंद करती है, इसलिए वह उसे साफ मना कर देती है। कुछ देर बाद जेनिफर दुकान से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में पहुंचती है। उसने पहले से ही एक कप में आइसक्रीम छिपा कर रखी हुई थी, जिसे वह चुपचाप खाने लगती है। पर तभी वहाँ पर मोजेस भी आ जाता है। वह फिर से उससे मदद मांगता है, लेकिन इस बार भी जेनिफर उसे नजरअंदाज कर देती है। तब मोजेस मजाकिया अंदाज में उसे धमकी देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वह दुकान में उसकी चोरी की बात सबको बता देगा। यह सुनकर जेनिफर नाराज हो जाती है। वही जेनिफर को गुस्से में देख मोजेस तुरंत बात बदल देता है। वह बताता है कि काफी देर तक तेज धूप में पैदल चलने की वजह से वह बुरी तरह थक चुका है और उसे सिर्फ अपनी कार तक पहुंचने के लिए लिफ्ट चाहिए। जिस पर कुछ देर सोचने के बाद जेनिफर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि दोनों को सर्फिंग का बहुत शौक है और यही समान रुचि धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के करीब ले आती है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि जेनिफर की वैन मोजेस के घर के बाहर खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। इसी दौरान मोजेस अनजाने में उसके सर्फ बोर्ड की एक फिन बाहर फेंक देता है, जो बोर्ड चलाने के लिए काफी जरूरी होती है। अब तक मोजेस इस रिश्ते को लेकर गंभीर हो चुका था। उसका मानना था कि वे दोनों किसी खास वजह से मिले हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। लेकिन जेनिफर का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह किसी एक जगह रुककर रहने वालों में से नहीं थी। यही वजह थी कि वह मोजेस के घर के अंदर तक नहीं जाती, जबकि मोजेस उसके लिए खाना तक बनाने को तैयार था। लेकिन जब तक वह पैनकेक बनाकर वापस आता, तब तक जेनिफर वहाँ से जा चुकी थी। यह देखकर मोजेस काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद जेनिफर सर्फिंग करने के लिए एक बीच पर पहुँचती है। वह अपनी वैन पार्क करती है और सर्फ बोर्ड तैयार करने लगती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके बोर्ड की फिन गायब है। उसे याद आता है कि वह तो पिछली रात खो गई थी। तभी उसकी नजर पास खड़े एक ट्रक पर पड़ती है। वह उस ट्रक के अंदर फिन ढूंढने लगती है, लेकिन
लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है, उसके सामने टक्कर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बिना कुछ पूछे उसे एक फिन देता है और कहता है कि मेरे पास ऐसी कई फिन्स हैं। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दांत देनी होगी कि इतनी खतरनाक जगह पर तुम अकेले सर्फिंग करने आ गई। जेनिफर उसे धन्यवाद कहती है और अपने बोर्ड को ठीक करने लगती है। उसी समय उसके फोन पर मोजेस का मैसेज आता है। उसने खाने की एक तस्वीर भेजी थी और उससे पूछा था कि क्या वह उसके साथ सर्फिंग पर चलना चाहेगी। लेकिन इससे पहले कि जेनिफर कोई जवाब दे पाती, पीछे खड़ा टक्कर अचानक उस पर हमला कर देता है। एक ही झटके में वह उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर एक लंबी ड्राइव के बाद टक्कर अपनी बोट तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वह जेनिफर को बोट में डालता है और उसे लेकर समंदर के बीचों बीच निकल जाता है। अगली सुबह मोजेस भी उसी बीच पर पहुंचता है, लेकिन जेनिफर उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वह उसका फोन मिलाने की कोशिश करता है, मगर फोन तो वैन के अंदर ही बज रहा था। दरअसल टक्कर ने बड़ी ही चालाकी से जेनिफर का सर्फ बोर्ड वैन से निकालकर दूर फेंक दिया था, लेकिन उसका फोन वहीं छोड़ दिया ताकि सबको यही लगे कि जेनिफर सर्फिंग करने गई थी और शायद समंदर में डूब गई। दूसरी तरफ जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वह खुद को बोट के निचले हिस्से में बने एक कमरे में पाती है। उसके हाथ पैर एक बेड से बंधे हुए थे। वहीं पास वाले बेड पर एक और लड़की बंधी होती है। यह हैदर थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी वह अभी तक जिंदा थी। जेनिफर घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी हैदर उसे शांत करते हुए कहती है कि मैंने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाती। जिसके बाद वह बताती है कि मैं भी यहाँ पर काफी समय से यहाँ कैद हूँ। ये सुनकर जेनिफर की घबराहट और बढ़ जाती है। वह हथकड़ी खोलने के लिए आसपास कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वह खुद को आजाद कर सके। इसी दौरान उसकी नजर दीवार पर लिखे एक नाम पर पड़ती है। उस नाम को देखकर वह कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पर पहले भी किसी लड़की को कैद किया गया था, जिसने मरने से पहले अपना नाम दीवार पर लिख दिया होगा। उधर टक्कर आराम से डेक पर बैठा मछली पकड़ रहा था। इसी बीच जेनिफर हैदर से पूछती है कि क्या उसे कोई ढूंढने आएगा। इस पर हैदर बताती है कि उसके साथ भी एक लड़का इसी बोट पर आया था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो तुम सुन नहीं पाओगी। हालांकि हैदर की बातों से ही जेनिफर समझ जाती है कि उस लड़के के साथ क्या हुआ होगा। इसके बाद हैदर वही सवाल जेनिफर से पूछती है। जेनिफर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जेनिफर को यह नहीं पता था कि मोजेस अब भी उसकी चिंता कर रहा था। जब वह देखता है कि जेनिफर की वैन को बीच से टो करके ले जाया जा रहा है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि वह वैन ही जेनिफर का घर थी और वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। यही सोचकर मोजेस सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका कहना था कि जेनिफर एक घूमने फिरने वाली सर्फर है, हो सकता है कहीं चली गई हो। अब पुलिस से कोई मदद न मिलने पर मोजेस खुद ही जेनिफर को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जेनिफर पूरे दिन खुद को आजाद करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। रात होने पर उसकी नजर हैदर की बिकिनी में लगे एक पतले वायर पर जाती है। वह किसी तरह उस वायर को निकाल लेती है और हथकड़ी खोलने की कोशिश शुरू कर देती है। तभी टक्कर उनके लिए ब्रेड और पानी लेकर कमरे में आता है। कमरे के अंदर बहुत गर्मी थी और दोनों की हालत प्यास से खराब हो चुकी थी। तभी हैदर जल्दी से पानी पीने लगती है, लेकिन जिस तरह वह अपने शरीर को छिपाने की कोशिश कर रही थी, उससे टक्कर को शक हो जाता है। वह उसकी चादर हटाने ही वाला था कि तभी जेनिफर उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है, मुझे मेरा खाना चाहिए। जिसके बाद वह भी पानी पीने लगती है। फिर जब टक्कर वहाँ से चला जाता है तभी जेनिफर फिर से अपनी हथकड़ी खोलने में जुट जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। दरअसल टक्कर ने पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी और इससे पहले कि वह खुद को आजाद कर पाती, टक्कर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वह खुद को डेक पर एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। वहीं हैदर को भी एक हार्नेस से बांधा गया था। साथ ही वहाँ एक कैमरा लगा था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी टक्कर कहता है कि मेरे शो में तुम्हारा स्वागत है। फिर वह एक अजीब सा भाषण देना शुरू करता है, जिसमें वो शार्क्स की तारीफ करते हुए कहता है कि शार्क्स दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति है और उसके अनुसार भगवान आसमान में नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में है। इसके बाद टक्कर हैदर के कुछ बाल काटकर अपने पास रख लेता है। फिर वह समंदर में खून डालता है, जिससे वहाँ बड़ी संख्या में शार्क्स जमा हो जाती हैं। इसके बाद वह हैदर को पानी में छोड़ देता है। हैदर अपनी जान बचाने के लिए छटपटाती लगती है, लेकिन पानी में फैलते खून और उसकी हरकतों की वजह से शार्क्स उस पर हमला कर देती है और कुछ ही पलों में वे उसे मार डालती है। वहीं टक्कर इस पूरे भयावह दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। यह सब अपनी आंखों के सामने होता देख जेनिफर पूरी तरह टूट जाती है और डर से कांपते हुए वह नीचे दीवार पर अपना और हैदर का नाम लिख देती है। पर तभी उसकी नजर दीवार पर मौजूद बाकी निशानों पर जाती है। उसे पता चलता है कि वहाँ सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिन्हें बाद में पेंट करके छिपा दिया गया था। अब जेनिफर समझ चुकी थी कि टक्कर सिर्फ एक पागल इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर है, जिसने पहले भी कई टूरिस्ट लड़कियों की जान ली थी। इस बात का सबूत वहाँ रखी वीडियो टेप्स थीं और हर टेप के साथ उस लड़की के बाल भी संभाल कर रखे गए थे। फिर अगली सुबह हम हैदर के शरीर के बचे हुए हिस्सों को समंदर में तैरते
करते हुए देखते हैं, जो देखने में बेहद घिनौना लग रहा था। उधर मॉजिस अब भी जेनिफर की तलाश में बीच पर भटक रहा था। तभी उसे जेनिफर का सर्फ बोर्ड मिल जाता है। यह देखकर वह और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जेनिफर का सामान तो वहीं था, लेकिन वह खुद कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इधर रात होते ही टकर फिर से नीचे आता है। इस बार भी वह जेनिफर के लिए पानी और ब्रेड लाया था, लेकिन जेनिफर गुस्से में सारा सामान लात मारकर गिरा देती है और टक्कर से कहती है, तू खुद को शार्क समझता है, लेकिन असल में तू सिर्फ एक कीड़ा है। यह सुनकर टक्कर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जेनिफर की नजर पास रखी एक बाल्टी पर पड़ती है। वह बाल्टी का हैंडल तोड़कर उसे नुकीले हथियार की तरह तैयार कर लेती है, क्योंकि उसे यकीन था कि टक्कर दोबारा जरूर आएगा। और सचमुच थोड़ी देर बाद टक्कर वापस आता है। इस बार वह पानी की जगह एक इंजेक्शन लेकर आया था, ताकि जेनिफर को बेहोश किया जा सके। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचता है, जेनिफर अचानक उस पर हमला कर देती है और वह नुकीला हैंडल सीधे टक्कर के शरीर में घुस जाता है। टक्कर दर्द से चीखते हुए पीछे जा गिरता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेनिफर उसकी जेब से चाबी निकालती है और खुद को आजाद कर लेती है। हालांकि इस दौरान टक्कर किसी तरह उसके पैर में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है और दवा का असर शुरू होते ही जेनिफर को चक्कर आने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह ऊपर डेक तक पहुंच जाती है और रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे दूर एक दूसरी बोट दिखाई देती है। वह पूरी ताकत से चिल्लाती है, लेकिन उस बोट पर तेज म्यूजिक और पार्टी चल रही थी, इसलिए उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। उसी समय टकर भी ऊपर पहुंच जाता है। जेनिफर उसका कैमरा उठा लेती है। टकर उससे कैमरा वापस मांगता है, लेकिन जेनिफर गुस्से में उसे सीधे समंदर में फेंक देती है और इसी दौरान वह खुद भी पानी में गिर जाती है। वह पूरी कोशिश करती है कि सामने दिखाई दे रही बोट तक तैरकर पहुंच जाए, लेकिन इंजेक्शन का असर बढ़ता जाता है और कुछ ही देर में वह बेहोश हो जाती है। टकर फिर उसे पानी से बाहर निकालता है, वापस अपनी बोट पर लाता है और एक बार फिर नीचे उसी कमरे में कैद कर देता है। अब टक्कर के पास कोई कैमरा नहीं था, इसलिए वह अपनी रिकॉर्डिंग जारी नहीं रख सकता था। यही वजह थी कि वह जेनिफर को मारने का इरादा फिलहाल टाल देता है। उसके मन में यही था कि पहले नया कैमरा खरीदा जाए, फिर अपना अगला शो रिकॉर्ड किया जाए। इसलिए वह बोट को वापस किनारे की तरफ मोड़ देता है। हालांकि जाते समय वह जेनिफर को एक बार फिर बोट के अंदर बंद करके जाता है। दूसरी तरफ अब पुलिस भी जेनिफर की तलाश में जुट चुकी थी, लेकिन मॉजिस को यकीन था कि ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है। इसी वजह से वह बीच की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है, जिसको ध्यान से देखने पर उसे वहां टकर का ट्रक दिखाई देता है, जिस पर टकर्स एक्सपीरियंस का लोगो साफ नजर आ रहा था। यह देखकर मॉजिस तुरंत उस कंपनी के बारे में जानकारी जुटाता है। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे उस जगह का पता मिल जाता है और वह सीधे बोट तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह बोट पर चढ़ता है, उसे नीचे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। नीचे जेनिफर कैद थी। मॉजिस को देखकर जफर हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी तलाश करते करते यहाँ तक पहुँच गया। वह जल्दी से कहती है, ऊपर से कुछ लेकर आओ ताकि मैं खुद को आजाद कर सकूं, और जल्दी से पुलिस को फोन करो। मॉजिस तुरंत ऊपर जाता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टकर वहां पहुंच जाता है और सीधा मॉजिस पर हमला कर देता है। वही पुलिस तक फोन लग चुका था, लेकिन वह मॉजिस को कुछ बोलने का मौका नहीं देता और उसका फोन तोड़ देता है। इसके बाद वह मॉजिस को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन मॉजिस हार नहीं मानता। वह पूरी ताकत से मुकाबला करता है और एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि वह टक्कर को खत्म कर देगा, लेकिन तभी पीछे से डेव आ जाता है और मॉजिस पर हमला कर देता है। असल में डेव को अभी तक यह पता ही नहीं था कि टक्कर असल में क्या कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे नीचे से जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, वह सब कुछ समझ जाता है। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इससे पहले कि डेव कुछ कर पाता, टक्कर उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। अब टक्कर को एहसास हो जाता है कि किनारे के आसपास रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह बोट को एक सुनसान आइलैंड की तरफ ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वह मॉजिस को भी जेनिफर के पास वाले बेड से बांध देता है। मॉजिस अपनी दिल की बात जफर से कहने ही वाला होता है कि तभी टक्कर नीचे आ जाता है। वह दोनों को ऊपर डेक पर ले जाता है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अगली टेप आज ही रिकॉर्ड होगी। इस बार उसका तरीका थोड़ा अलग था। सबसे पहले वह डेव के शरीर के टुकड़े पानी में फेंक देता है। खून की गंध फैलते ही आसपास शार्क्स जमा होने लगती हैं। इसके बाद वह मॉजिस को पानी में धकेल देता है, लेकिन जेनिफर उसे पहले ही समझा चुकी थी कि शार्क्स के आसपास बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं करनी। इसी वजह से मॉजिस पूरी तरह शांत रहता है। शार्क्स उसके आसपास घूमती हैं, उसे सूंघती भी हैं, लेकिन उस पर हमला नहीं करती। कुछ देर बाद टकर उसे वापस ऊपर खींच लेता है, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा निर्दयी हो चुका था। वह कई बार चाकू से मॉजिस पर वार करता है और फिर उसे दोबारा समंदर में फेंक देता है। इस बार मॉजिस की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर उड़ रहे एक लाइफ गार्ड हेलीकॉप्टर पर पड़ती है, जो जेनिफर की तलाश कर रहा था। हेलीकॉप्टर को देखकर टकर घबरा जाता है और तुरंत दोनों को वापस नीचे ले जाकर बंद कर देता है।
है। मॉजिस अब मौत के बेहद करीब पहुंच चुका था। जेनिफर उसकी हालत देख रही थी और समझ चुकी थी कि अब समय बहुत कम बचा है। वह हथकड़ी से अपना हाथ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। आखिरकार उसे एक खौफनाक फैसला लेना पड़ता है। वह अपना अंगूठा तोड़ देती है ताकि हाथ बाहर निकल सके, लेकिन इसके बाद भी हाथ नहीं निकलता। अब उसके पास आखिरी रास्ता बचता है। वह अपने ही दांतों से अंगूठे को पूरी तरह अलग कर देती है और खुद को उन हथकड़ियों से आजाद कर लेती है। उसी समय टक्कर नीचे आता है और इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जेनिफर भी तैयार थी। वह टक्कर को धोखा देकर कमरे के अंदर धक्का देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वह ऊपर पहुंचती है और बोट का सिस्टम चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन टक्कर भी एक दूसरे रास्ते से ऊपर आ जाता है और पूरा सिस्टम बंद कर देता है। अब जेनिफर के पास सिर्फ दो विकल्प थे, लड़ना या मर जाना। वह टक्कर से जबरदस्त मुकाबला करती है और फिर मौका मिलते ही समंदर में छलांग लगा देती है, क्योंकि उसे सामने एक आइलैंड दिखाई दे रहा था जहाँ किसी शादी का रिसेप्शन चल रहा था। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। आसपास शार्क्स भी मौजूद थीं और ऊपर से टक्कर एक छोटी बोट लेकर उसके पीछे पड़ चुका था। जेनिफर किसी तरह तैरकर आइलैंड तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह किसी से मदद मांग पाती, टक्कर उसे फिर से पकड़ लेता है। वह उसे बेहोश करके वापस अपनी बोट पर ले आता है। अब टक्कर को पूरा यकीन हो चुका था कि उसे खतरा मॉजिस से नहीं बल्कि जेनिफर से है, इसलिए वह इस बार अपना खेल बदल देता है। अब चेयर पर मॉजिस को बांधा जाता है और हार्नेस पर जेनिफर को लटका दिया जाता है। इसके बाद वह अपना नया शो रिकॉर्ड करने की तैयारी शुरू कर देता है। उसी दौरान वहाँ एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क दिखाई देती है। उसे देखकर टक्कर भी हैरान रह जाता है। जैसे ही वह शार्क वहाँ पहुँचती है, बाकी सारी शार्क्स दूर हट जाती हैं। टक्कर काफी देर तक उसे देखता रहता है। उसे अपना बचपन याद आता है जब इसी शार्क ने उस पर हमला किया था। फिर भी उसके मन में उस शार्क के लिए नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सा प्रेम था। इसके बाद वह बिना देर किए जेनिफर को पानी में छोड़ देता है, लेकिन इस बार वह पूरी तरह होश में थी। तभी टक्कर एक हारपून उठाता है ताकि शार्क को उकसा सके, लेकिन अचानक वह हारपून उसके हाथ से फिसलकर जेनिफर के पास पहुंच जाता है। जेनिफर उसकी मदद से खुद को आजाद कर लेती है और पानी में गिर जाती है। वहीं उसकी नजर उस विशाल शार्क पर पड़ती है जो उसके पास आती तो है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, जिससे जेनिफर का हौसला और बढ़ जाता है। वह दोबारा बोट पर चढ़ती है और टक्कर से आखिरी मुकाबला शुरू कर देती है, लेकिन टक्कर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि वह जेनिफर को काबू कर ही लेगा, लेकिन तभी पीछे से बुरी तरह घायल मॉजिस वहां पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत लगाकर लोहे की रॉड टक्कर के सिर पर दे मारता है। वार इतना जोरदार था कि टक्कर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे डेक से समंदर में जा गिरता है। पानी में गिरते ही उसके घावों से खून बहने लगता है। खून की गंध फैलते ही वे सभी शार्क्स उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। टक्कर डर के मारे चीखने लगता है, लेकिन अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड में वो शार्क्स उस पर टूट पड़ती हैं और उसे बुरी तरह नोच कर मार डालती हैं। दूसरी तरफ कैमरे में उसकी मौत की रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसे देखने वाला कोई नहीं था। उधर जेनिफर एक फ्लेयर गन उठाती है और आसमान की तरफ फायर करती है। कुछ ही सेकंड में आकाश में चमकदार रोशनी फैल जाती है। थोड़ी देर बाद दूर समंदर में एक पुलिस बोट दिखाई देती है, जो शायद मॉजिस के अधूरे कॉल की लोकेशन ट्रेस करके सर्च टीम यहाँ तक पहुँच गई थी। जैसे ही बोट पास आती है, पुलिस जेनिफर और मॉजिस दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। मॉजिस की हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन जेनिफर उसका हाथ थामे रहती है। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ मॉजिस भी धीरे धीरे होश में आने लगता है। वह जेनिफर की तरफ देखता है, उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मैंने कहा था ना, हम किसी वजह से मिले हैं। यह सुनकर जेनिफर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस डरावने समंदर को पीछे छोड़ देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।